Hello guys, today we are gathered here to discuss photosynthesis. Photosynthesis is a very important topic for any biology student. In this regard, we are going to discuss photosynthesis as a nutshell. Show yourself also see a very brief idea of photosynthesis on your board, where a picture is also drawn who discuss or reflect something about photosynthesis. जब से आपने बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया है तब से यह टॉपिक बार बार आप पढ़ते आ रहे हैं। इस टॉपिक में आप क्या देखेंगे, क्या है फोटोसिंथेसिस, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूरज की रोशनी में हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और प्लांट्स जो हैं वो स्वपोषित या ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जिसके द्वारा पौधे रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले लाइट आपको दिख रहा है जो ग्रीन लीव्स पर आ रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की भी आवश्यकता होती है। और आप देखते हैं कि लीफ से ऑक्सीजन निकल रहा है और कार्बोहाइड्रेट निकल रहा है। इस प्रकार आप यह समझ सकते हैं कि यह लीफ ग्रीन है। तो आप जानते ही होंगे कि लीफ क्यों ग्रीन है, क्योंकि लीफ के अंदर क्या है, लीफ का सेल है और उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। और इस क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, लाइट को रिसीव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है, वाटर लेता है और अंततः ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट पैदा करता है। लेकिन वास्तव में आपने अभी पीछे के स्लाइड पर देखा था कि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म दो स्टेप की है। पहला लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी वो प्रक्रियाएं जो प्रकाश के उपस्थिति में होती हो। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन उसे कहते हैं जहां पर लाइट का डायरेक्ट रोल नहीं होता है। तो चलें डार्क रिएक्शन के बारे में समझें कि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो आप पूछेंगे तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में वाटर टूटकर ऑक्सीजन पैदा करता है और उसके लिए लाइट की आवश्यकता होती है। इसे ऐसे सिंगल टर्म में कहें तो आप कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या करता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर के वजह से NADPH2 और ATP का प्रोडक्शन होता है, साथ में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है। और यह ATP और NADPH2 के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। यहाँ एक बात ध्यान लें, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि आगे के स्लाइड पर आप और स्पष्ट रूप से देखेंगे। हाँ, तो अब आपको स्लाइड पर पिक्चर दिख रहा है। मैंने एक डायग्राम लिया है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब देखें कि ऊपर लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस और उसके नीचे लिखा हुआ है इंक्लूड्स।
यानी मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस में क्या इंक्लूड होता है, तो दो तरह के रिएक्शन इंक्लूड होते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में फिर दो बातें हैं कि यह क्या यूज करता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और ये कहाँ होता है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या यूज करेगा, आप जानते हैं लाइट एनर्जी को यूज करेगा, और होगा कहाँ, ये बात ध्यान से देखिए, थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन। आप पूछेंगे कि थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन क्या है, तो थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट का हिस्सा है, और स्ट्रोमा भी क्लोरोप्लास्ट का हिस्सा है जो दिख रहा है। अब लाइट एनर्जी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में यूज तो होता है, लेकिन प्रोड्यूस क्या करता है, तो एटीपी प्रोड्यूस करता है, NADPH प्रोड्यूस करता है, और साथ में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है वो केवल लाइट नहीं प्रोड्यूस करता है, बल्कि लाइट के उपस्थिति में वाटर प्रोड्यूस करता है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको कि आप प्राय डार्क रिएक्शन कहते हैं, जबकि इसको डार्क रिएक्शन कहना तर्क संगत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ डार्क रिएक्शन का नाम नहीं दिया है। फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता है, तो स्ट्रोमा में होता है, और स्ट्रोमा क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। लेकिन यह लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यूज क्या करता है, तो ये लाइट एनर्जी नहीं यूज करता है, बल्कि लाइट एनर्जी के द्वारा बना हुआ एटीपी और NADPH को यूज करता है। और ये दोनों जब यूज करता है तो ये दोनों के यूज करने से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। वास्तविकता ये है कि एटीपी और NADPH के यूज करने से ग्लूकोज नहीं बनता, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज बनाने में एटीपी और NADPH मदद करता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस दो स्टेप का रिएक्शन है, जिसमें पहला रिएक्शन जिसे आप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में वाटर स्प्लिट करके ऑक्सीजन बनाता है, और NAD और ATP बनाता है। यह NAD और ATP तुरंत लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के रूप में फिक्स करने में यूज्ड अप हो जाता है। थैंक्स। फिर आगे वीडियो पर ध्यान दें। पुनः स्लाइड पर ध्यान दें, क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था कि किस प्रकार फोटोसिंथेसिस होता है और उसका ब्रीफ कितने उसमें रिएक्शन और स्टेप होते हैं। अब पहली बात यह ध्यान हम लोग देंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, या साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सारे लोग ये जान रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होता है और मोस्टली ग्रीन लीव्स में होता है। तो ग्रीन लीव्स में अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्रीन लीव्स के इंटरनल एनाटॉमी, इंटरनल बनावट पर ध्यान दें, तो लीफ को क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा तो उसमें अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दिखेगा, और दोनों के बीच में मेसोफिल दिखेगा। मेसोफिल को भी अगर डॉर्सिवेंट्रल लीफ में अगर हम देखेंगे तो उसके दो लेयर आते हैं, अपर लेयर का नाम पैलिसेड पेरेन्काइमा और लोअर लेयर का नाम स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो वास्तव में पैलिसेड पेरेन्काइमा इज द साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, because palisade parenchyma also reside in direct sunlight। फिर से बात को हमारी समझे कि पैलिसेड पेरेन्काइमा के मेसोफिल सेल जो हैं वो सनलाइट के डायरेक्शन में डायरेक्ट होते हैं, इंसिडेंट लाइट आसानी से वहां पड़ता है। इसलिए नीचे के डायग्राम को देखें, मेसोफिल सेल दिख रहा है। मेसोफिल सेल को अगर ध्यान से आप देखते हैं तो उसके बीच में खाली स्थान है, वास्तव में वो वैक्यूल है। प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक है लार्ज वैक्यूल, और उसके किनारे रेड कलर का न्यूक्लियस दिख रहा है, और उसके पेरीफेरी में आप ओलिव ग्रीन क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं। यही क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेला है जिसे आप किचन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, तथा यह क्लोरोप्लास्ट साइट है जो रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इस क्लोरोप्लास्ट को फिर मैं मेसोफिल सेल से अलग करके दिखा रहा हूं। आप उसमें देखेंगे क्लोरोप्लास्ट को कि ये डबल मेम्ब्रेनस संरचना होती है, और मेम्ब्रेन से सराउंडेड स्पेस को स्ट्रोमा कहते हैं, और स्ट्रोमा के अंदर पिलर के जैसी संरचनाएं दिख रही है जिसे ग्रेनम कहते हैं। और ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि दो ग्रेनम एक दूसरे से कनेक्टेड है,
और इस कनेक्टेड स्ट्रक्चर को हम लोग थैलाक्वाइडल ग्रेनम लैमेली कहते हैं या स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। अब फिर देखते हैं कि आपको हम क्लोरोप्लास्ट से बाहर थैलाक्वाइड निकाले हैं और ये थैलाक्वाइड नहीं, लगभग पूरी ग्रेनम ही आपको दिखा रहा हूँ। इस ग्रेनम में एक से ज्यादा थैलाक्वाइड दिख रहे हैं, जिसमें आप देखें कि एक थैलाक्वाइड क्वाइन जैसी संरचना दिख रहा है और दूसरा थैलाक्वाइड जो है वो डबल क्वाइन है और उससे एक एक्सटेंशन निकल रहा है जिसे हम स्ट्रोमा लैमेली के नाम से जानते हैं। अगले स्लाइड पर आप चलें, वहां मैं आपको पुनः थैलाक्वाइड का डिटेल संरचना और उसके अंदर क्या पाया जाता है मैं दिखाऊंगा। अब आप थैलाक्वाइड को देख रहे हैं और अभी जान चुके हैं कि थैलाक्वाइड क्या है। तो थैलाक्वाइड क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है क्लोरोप्लास्ट का। अब यहाँ आप थैलाक्वाइड को भली भांति देख रहे हैं, पुराना पिक्चर ही है, उसको हमने फिर एनालाइज किया है। उसमें आप देख रहे हैं क्वाइंस की जैसी संरचना जो हॉलो है, हॉलो बैग की जैसा है वो, और उसमें क्या है, दो पार्ट्स हैं थैलाक्वाइड्स में, थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन और अंदर को हम लोग क्या करते हैं, थैलाक्वाइडल स्पेस। अब थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो उस पर छोटे छोटे प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स लगे हैं, जिसके बारे में मैं फर्दर आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ मैं आपको केवल नट सेल पर दिखा रहा हूं कि वहां थैलाक्वाइडल मेम्ब्रेन पर क्या है, पिगमेंट्स लगे हुए हैं और वे पिगमेंट्स जो लगे हैं वो आर्बिट्री वे में नहीं लगे हैं, जबकि उनका एक निश्चित पैटर्न है और उसके बीच बीच में क्या है, एटीपी सिंथेटेज नामक प्रोटीन लगा हुआ है। याद करें रिस्पायरेशन में आपने पढ़ा था एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स 5 जो एटीपी का निर्माण में भाग लेता था और वहां पर एटीपी सिंथेसिस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते थे। लेकिन यहाँ भी एटीपी का निर्माण होगा, एटीपी सिंथेटेज करेगा, लेकिन यहाँ पर इसके लिए वो लाइट एनर्जी का यूज करेगा, इसलिए इसका नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। हाँ जी, तो फिर नीचे भी आप देख रहे हैं कि ग्रेनम, दूसरे साइड में ग्रेनम लिखा हुआ है और उसके ब्रैकेट में लिखा है स्टैक ऑफ थैलाक्वाइड। जब एक से ज्यादा थैलाक्वाइड एक के ऊपर एक स्टैक किए जाते हैं तो पूरी संरचना ग्रेनम कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 थैलाक्वाइड आपको दिख रहा है, जिसमें ऊपर वाला थैलाक्वाइड सेपरेट है और नीचे वाले 2 थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन आपस में जुड़े हुए हैं और वो दोनों बाहर की तरफ निकलते हुए दिख रहे हैं। जो बाहर की ओर निकलते हुए दिख रहे हैं, ध्यान से देखें, उसे ही आप स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। और वहां देखें स्ट्रोमा लैमेली पर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। हाँ, तो अब स्लाइड पर आपको दिख रहा होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या अर्ली एक्सपेरिमेंट। अब यह मुद्दा यहाँ है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत सारी बात आप लोगों ने जाना, लेकिन अब उसके बाद ये जानना है कि ये सारी बातें जो आपके सामने आई, ये किसका कंट्रीब्यूशन है और कौन कौन से वे वैज्ञानिक थे जिन लोगों ने फोटोसिंथेसिस पर काम किया और फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए आपके लायक बनाया। जिसमें पहला नाम जोसेफ प्रिस्टले का है, जिन्होंने सबसे पहले यह बात बताया कि फोटोसिंथेसिस के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनता है। अब दूसरी बात है, दूसरे वैज्ञानिक जॉन आइजनहॉक, उन्होंने ये बताया कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और उस ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए पौधों को सनलाइट की आवश्यकता होती है। थियोडोर डी सॉसर ने यह बताया कि वाटर का एसेंशियल रोल है फोटोसिंथेसिस में पौधों के अंदर, जबकि चौथे वैज्ञानिक जूलियस वॉन सैक ने यह बात बताया कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं और वो ग्लूकोज उनके अंदर स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। इसके बाद अगले वैज्ञानिक टी.डब्ल्यू. एल्जिनमैन, उन्होंने ये बताया कि लाइट के वेवलेंथ का क्या प्रभाव पड़ता है फोटोसिंथेसिस पर, और उन्होंने सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस की चर्चा की, जो आगे हम लोग जानेंगे कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है।
उसके बाद फिर अगले वैज्ञानिक हिल्स ने 1937 में यह बात बताया कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन लाइट के उपस्थिति में होता है और इसलिए ऑक्सीजन इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है उसे हम लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे आप समझिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोकेमिकल फेज ऑफ लाइट, फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद अगले वैज्ञानिक कैल्विन साहब ने काफी टर्निंग काम किया फोटोसिंथेसिस के अंदर और उन्होंने सबसे पहले एक पाथवे को बताया जिस पाथवे के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फिक्स होकर के ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसे हम लोग कैल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं और प्रायः कभी कभी इसे C3 साइकिल भी कह देते हैं। अभी मैं आगे बात करूंगा कि क्यों इसे C3 साइकिल कहा जाता है। यहाँ तो हम लोग केवल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में जान रहे हैं। इसके बाद लास्ट में जो वैज्ञानिक आते हैं वे काफी फेमस हैं, उनका नाम H. स्लैक। उन्होंने 1965 में C4 पाथवे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए दिया। तो ये C4 पाथवे क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद के वैज्ञानिक और लोग भी आए जिन लोगों ने फोटो रिस्पायरेशन के बारे में चर्चा की, चार्ल्स डिकेंस। उसके बाद भी काम पाथवे के बारे में लोगों ने चर्चा किया। ये सारे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हैं जो अलग अलग पौधों में अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में होता है। यह भी एक इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे और किस प्रकार अलग अलग रीजन में पाए जाने वाले पौधे अलग अलग तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, जबकि सारी पौधों में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एक ही तरह से होता है, लेकिन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन वैरी करता है।